लेकिन सबसे पहले मैं विक्रम सिंह साहब से बात करना चाह रहा हूँ। सर एक चीज़ ये बताएँ क्योंकि सेना मेरे हिसाब से एक ऐसी चीज़ है जो सैक्रोसेंट है, जिसके बारे में कोई इफ बट ये नहीं है। हम सब लोग जो एक चीज़ जिसको आज भी एक इंस्टीट्यूशन को मानते हैं कि जिस जो 100% प्योरिटी है, हम सब उसका सम्मान करते हैं। वो थोड़ा पब्लिक डिस्कोर्स में आ गया और उसका पब्लिक डिस्कोर्स में आ गया है कि कितनी उसकी पेंशन है और कितना ये है, पेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं और वो अरे भाई जो जान देता है उसकी जान की कोई कीमत नहीं होती। दुनिया में सारी संपत्ति भी अगर लगा दी जाए तो कोई किसी की जान वापस नहीं ला सकता। मैं इस बैकग्राउंड में आपसे पहली चीज़ तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि सेना पे इस तरह का डिस्कशन खास करके उनके प्रिविलेजेस पे, उनके अलाउंसेस पे आपको मतलब मुझे बहुत खराब लग रहा है सर। आप पुलिस वाले बाद में हैं, पहले एक इंसान है। आपको कैसा लग रहा है इंसानी होने के नाते कि ये क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? आनंद जी नमस्कार। बड़ी कृपा कि आपने अवसर दिया अपने विचार आपके समक्ष और आपके विद्वान दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। मुझे यह दिखाई पड़ रहा है कि जब किसी परंपरागत और किसी एक बहुत ही परंपराओं से ओतप्रोत किसी संगठन के बारे में हम कोई चर्चा करें या कार्रवाई करें तो बहुत सोच समझ के नहीं 10 बार सोच समझ करके फूक फूक करके कदम आगे बढ़ाना चाहिए। फौज, जैसा आपने सही कहा, भगवान के बाद अगर हम नाम लेते हैं तो डॉक्टर और फौज का ही नाम लेते हैं। और अगर हम लेते हैं उसके कारण भी यही है क्योंकि बिना सोचे और बिना चिंतन किए अगर मातृभूमि और हमारे आपके लिए कोई प्राण न्यौछावर करेगा तो फौजी कर सकता है और फौजी ही करता है। इसीलिए हम उसको देवतुल्य मानते हैं। अब फौज और उसकी परंपराएं वो आज की नहीं है, 10 साल पुरानी नहीं है, 100 साल पुरानी नहीं है, वो 200 साल पुरानी परंपराएं हैं। और उन परंपराओं के साथ जब कभी कोई हम हस्तक्षेप करें तो बहुत सोच समझ के, जब मैं कह रहा हूं बहुत सोच समझ करके, तो ये देखें सकारात्मक। ये सही है कि 200 साल पहले क्या स्थितियां थी आज नहीं है, बल्कि अगर जो कहें 20 साल पहले जो स्थितियां थी वो आज नहीं है, कारगिल युद्ध में जो स्थितियां थी नहीं थी। लेकिन हम जो भी परिवर्तन करें देश को, फौज को विश्वास में लेकर के करें। अब तर्क ये दिया जा रहा है कि नहीं, जनरल सुंदर जी ने इस पे विचार और मंथन किया था, जनरल केवी कृष्ण राव साहब ने इस पे चिंतन मंथन किया था, जनरल हमारे जो सीडीएस थे विपिन रावत जी उन्होंने चिंतन मंथन, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने किया था। और तब एक सोची समझी, एक सुनियोजित एक तरीके से एक रूपरेखा, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से परिवर्तन। मैं 2-3 बातें आपसे आनंद जी कहना चाहूंगा। ये सेना आपके हमारे परिवार से, हमारे गांव से, हमारे जिले से ऐसा कोई परिवार ढूंढना मुश्किल जो कि सीधा सेना से नहीं जुड़ा है। कितना अच्छा होता कि जो त्रुटियां हमने फार्म लॉस में की वही त्रुटियां हम आज भी फिर हमने की, कि हम देश को अगर विश्वास में ले लेते, अगर कंसेंसस ले लेते, अगर हम यही कह देते कि जो बातें हम आज कर रहे हैं। अब मैं उसके दूसरी तरफ जाता हूं, अगर आपने विश्वास में ले लिया होता तो हम सेना की बेहतरी के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार थे। आपने कहा एक जान, अरे सेना के लिए तो हम मर मिटने को तैयार हैं। हमारी स्वर्गीय माता जी कहीं घर से बाहर नहीं निकलती थी, 65 के युद्ध में रेलवे स्टेशन पे चाय का स्टॉल लगाती थी, जवान से लेकर के जो हमारे अधिकारी जाते थे फ्रंट में पाकिस्तान, उनको चाय और बिस्किट सर्व करती थी। यह स्थान है फौज का। और उसी फौज के लिए अगर हमने चिंतन किया, पहले दिन तो हमने अनाउंसमेंट किए ऑब्जर्वेशन नंबर 1, ऑब्जर्वेशन नंबर 2, उसके बाद हमने किश्तों में सहूलियतें देना शुरू किया। उम्र अब 23 साल हो गई, अब हम इनको कैंटीन, चिकित्सा और 1 करोड़ की हम मेडिकल इंश्योरेंस देंगे। तो क्या आपने ये सब चीजें पहले इस पे चिंतन मंथन नहीं किया था? क्या बिना सोचे समझे इस स्कीम को आपने लागू कर दिया था? और आज जो सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा है आनंद जी, कि जिन बच्चों के साथ जिनके आधे तिहे इम्तिहान पूरे हो गए हैं, आउटडोर पूरा हो गया है, इंडोर पूरा हो गया है, साक्षात्कार पूरा हो गया है, कहीं केवल मेडिकल बाकी है, कहीं केवल साक्षात्कार बाकी है, उन्होंने क्या गलती की है? कम से कम जो पहली भर्ती है उन 46,000 की उनकी पूरी कर लेते, बाद में आप अग्निपथ। लेकिन मैं फिर कहता हूं, देश को विश्वास में लेकर के बेहतर यह होता कि वो कमेटीज वगैरह आई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप देश के लाखों नौजवानों को रोजगार दे रहे हैं, उन एक नौजवान के साथ 10 परिवार, ये मान के चलिए करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं इस निर्णय से, तो बेहतर होता कि लोगों के साथ एक कंसेंसस कर लेते बनिस्बत इसके कि एक निर्णय जो कि आपने लिया उसके ऊपर अभी टिप्पणी करना औचित्यपूर्ण नहीं होगा। लेकिन उसको सुविचारित अगर हम कहेंगे तो हमें यह बताएं उसके प्रमाण क्या है कि सुविचारित है। अगर सुविचारित है तो बार बार किस्तों में सहूलियतें क्यों दी जा रही हैं, किस्तों में उसमें और सुधार क्यों? यह भी कहना सही है
आर्मी चीफ का मैं उसका खंडन नहीं करूंगा, ना विरोध करूंगा कि ये कालांतर में ये डायनेमिक है, समय समय पर डायनेमिक था। तो पहले आप इतना दे देते, किसी को कहने का मौका नहीं होता। ऐसे मौके अपने का, मैं पुलिस में भी रहा हूं, जवान से जब हम बात करते हैं तो ये कहते हैं उम्मीद से ज्यादा वक्त से पहले, उम्मीद से ज्यादा वक्त से पहले तो जवान संतुष्ट रहेगा। लेकिन अगर उसको ये कहीं भ्रम हो जाएगा कि उसके पेट पे लात पड़ रही है और कहीं लात पड़ जाए तो आदमी बर्दाश्त कर लेगा। पेट पे लात न परिवार बर्दाश्त करता है, न जवान बर्दाश्त करता है। आनंद भैया। जी। विक्रम साहब, मैं आपसे एक प्रश्न, क्योंकि इससे पुलिस से ही आप हैं और आप ये समझते हैं, जो आम भाषा में आम लोगों के लिए पुलिस और सेना का फर्क ये होता है कि पुलिस हम अपने लोगों की देखभाल करती है, अपने लोगों में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है। सेना की ट्रेनिंग दुश्मन की बात करती है। सेना के पास या तो दोस्त है या दुश्मन। पुलिस का पहला काम है बोली से ठीक करना, थोड़ा डांट डपट के, फिर अगर कुछ नहीं तो लाठी को पहले फटकार के, फिर लाठी चला के, और अगर कुछ नहीं होता है तो पहले हवाई फायर। और मुझे जितना ज्ञान है, अगर कभी खुदा न खास्ता जीवन कभी गोली चलाने की जरूरत भी पड़ी तो वो पैर में गोली की बात होती है। कितने ऐसे हुए हैं कि जब इनकाउंटर पे पुलिस वालों को सजाएं हुई हैं, जहां पे ये हुआ है कि आपने इनकाउंटर कैसे किया, गलत किया, और सजाएं हुई हैं। वहीं पे सेना का काम है कि ना बोली ना कुछ। अगर एक गोली है तो वो गोली सीने में लगनी चाहिए, और वो दोस्त या दुश्मनी है उनके सामने। तो आपको नहीं लगता जो ये कहा जा रहा है कि इनको हम पुलिस में लाके एब्जॉर्ब कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये दोनों ट्रेनिंग अलग अलग है, ये दोनों दो अलग अलग विधाएं हैं। तो ये थोड़ी दिक्कत नहीं होगी अगर इन लोग पुलिस में आ जाएंगे, इस तरह के लोग? आपने सही कहा कि दोनों के रिफ्लेक्सेस, दोनों की सोच, दोनों सामने जो फौज के खड़ा है वो दुश्मन, उनकी सिखलाई में ही आता, सामने दुश्मन। हमारे यहाँ कोई दुश्मन नहीं, हमारे अपने लोग हैं। और ये कहते हैं मिनिमम फोर्स। आपने तो गोली की बात की ना, हमारे यहाँ सिखलाई ये कहती है कोशिश कीजिए टीयर गैस से बात शुरू हो और लाठी पे खत्म हो जाए। ये बात दूसरी है कि आपके विकल्प में वाटर कैनन भी है, आपके विकल्प में रबर बुलेट भी है, आपके शस्त्रागार में सॉलिड बुलेट भी है। लेकिन उसकी नौबत नहीं आनी चाहिए, और अगर नौबत आती है तो रबर बुलेट भी उतनी ही कारगर है जितनी कि सॉलिड बुलेट है। और कोशिश ये करें कमर से नीचे, क्योंकि अगर कैजुअलिटी हो गई, ये मान के चलिए 10 साल तक जुडिशियल और अन्य जांचें आपका और आपके कैरियर का पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए ये तो हुई बुनियादी बात। फौज में क्या है, सीधे आज्ञा चक्र में या तीसरे बटन पे, बीच का कोई रास्ता फौजी के लिए नहीं है। वो मारेगा सीधे ही, क्योंकि दुश्मन को मार रहा है, अपने लोगों पे गोली नहीं चला रहा है। लेकिन मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि हमारे कई पूर्व फौजी आते हैं, पैरामिलिट्री में भी आते हैं, पुलिस में आते हैं। उनकी कंडीशनिंग में दे आर फास्ट लर्नर्स, उनके रिफ्लेक्सेस और उनकी सोच में परिवर्तन आता है, और आना भी चाहिए। व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। और जनरल चतुर्वेदी साहब तशरीफ आ गए हैं, जय हिंद सर। इसके बारे में वो भी बृहद प्रकाश डालेंगे। लेकिन मेरी अपनी ये है कि हमारे फौजी अफसरों ने बहुत नाम कमाया है, न केवल पैरामिलिट्री में बल्कि पुलिस में भी। और एक से एक अच्छे अफसर भी एक्स फौजी, पीडी रतूड़ी साहब हमारे डीजी उत्तराखंड रहे हैं। इसके अलावा के चतुर्वेदी साहब हमारे यूपी में डीजीपी रहे हैं। ये सब मैं एक्स फौजियों के, आर के पंडित साहब हैं, ये पूर्व फौजी हैं, बहुत अच्छा नाम किया। लेकिन जो एक दफा कंडीशनिंग है, अगर मैंने सारी जिंदगी रेस कोर्स के वो रेसर कार चलाई है और आप मुझे कहते हैं कि आप जरा टू व्हीलर चला के दिखाइए, टैक्सी चलाना, तो समय तो लगेगा साहब, एडजस्ट करने में, रिफ्लेक्सेस को बदलने में, सोच को बदलने में। लेकिन वो संभव है और बिल्कुल हो जाता है और हुआ है। जी। विक्रम सिंह साहब, आपसे जरा एक चीज, क्योंकि आप सिविलियन साइड को भी देखे हैं, पुलिस को, क्या देश की सुरक्षा की बैलेंस शीट बन सकती है? क्या देश की सुरक्षा प्रॉफिट एंड लॉस है और इसमें इतना इन्वेस्ट करेंगे, ये रेट ऑफ रिटर्न है, ये कॉस्ट सेंटर है, क्या देश की सुरक्षा इससे होगी? इसका पहले करूं, मेरा फिर एक और प्रश्न है। आपको लगता है कि ये बैलेंस, मतलब ये इवन बातचीत में भी इस बात को आना चाहिए? ये प्रश्न ही आनंद जी अप्रासंगिक है। देश की सुरक्षा नॉन नेगोशिएबल है। हम आधे पेट रहें, भूखे रहें, कोई भी त्याग करना हो, जमीन पे सोना पड़े, लेकिन देश की सुरक्षा से समझौता नहीं हो सकता है। और उसके बारे में यहां तक कि जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं जो आइकॉनिक रहे हैं, उन्होंने यही कहा, देश की सुरक्षा के लिए अगर हमें आधी रोटी खा के रहना पड़े तो हम रहेंगे। इसका समय नहीं कि मैं उनको कैसे उसका उदाहरण बताऊं, लेकिन ये नॉन नेगोशिएबल है। और इसके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देश की सुरक्षा को, और विशेषकर हम भारतवासियों को जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए हैं, हमारे लिए तो ये और भी ज्यादा सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है
कि ये इसके ऊपर हम न केवल सर्वोच्च प्राथमिकता दें, बल्कि अन्य स्रोतों से जहां कहीं कटौती हम कर सकते हैं वहां पे करें। मैंने तो यहां तक कहा, एक डिबेट पे मैं आज था, मैंने तो कहा कि देश अब अगर कुर्बानी मांग रहा है तो जितने हमारे राजनेता हैं, इतनी कृपा तो करें कि हमारा जो युवा है कातर दृष्टि से आपको देख रहा है, कम से कम आप इतना तो क्या करिए कि अमेरिका, इजराइल, चीन के उदाहरण दे रहे हैं ना, तो वहां के नेताओं की तरह आप सब इतनी कृपा कर दें देश के ऊपर, अपनी सब आप लोग पेंशन आज से खत्म कर दीजिए। जो जितने भी एमएलए, एमपीज और मिनिस्टर्स हैं, सारी अपनी पेंशन समाप्त कर दें। काफी देश का कल्याण और एक कम से कम एक नैतिक हाई मॉरल हाई ग्राउंड पे आप हो जाएंगे। आज जैसा मयंक जी ने बातें कही हैं, जैसा संजीव सूद साहब ने कही है, एक क्रेडिबिलिटी का एक बहुत बड़ा इशू है। भले ही संजीव सूद साहब ने खुल के उसको ना कहा हो, मयंक जी ने तो खुल के एक क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता का एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। हमारे राजनेताओं को ऐसा मन कर्म वचन से ऐसी बात कहनी होगी, आनंद जी अपने पेंशन वापस कर दें, अपने पेंशन बंद कर दें, कुछ तो ऐसा काम करें कि मालूम पड़े कि उनकी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है। यह सारी त्याग और तपस्या हमारे युवा अग्निवीर और अग्निपथ के युवाओं के लिए ही, उन्हीं के खाते में सारा त्याग है। कुछ त्याग आप भी करके दिखा दें, तब मैं मानूं कि आपकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जी।